ओवर थिंकिंग आज इतनी कौन क्यों हो रही है? मर्दों की ऐसी बातें कर रहा है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता तो वो वहाँ अंदर रह जाती है। उत्तर प्रदेश में जो रेप केसेस के आंकड़े हैं वो कुछ खास कम नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। और वो रजिस्टर्ड केसेस की बात है, कितने अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं इंडिया में। एक बहुत ही खूबसूरत बात है लोगों की कि जब वो उससे खुश नहीं होते तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं। स्पेशली फीमेल्स के साथ तो बहुत ही ज्यादा हद पार हो जाती हैं। सोशल मीडिया ने हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे डैमेज किया है? इतना केपेबल बनाया है कि दे डोंट यूज एनीथिंग, नॉट यूट्यूब, नॉट गूगल, नथिंग, दे हैव एवरीथिंग ऑफ देयर ओन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी कंट्री की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाती, सेफ्टी मेंटेन रहती है। अपना फेवरेट एक्टर का नाम बताइए। अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? राधिका आप्टे। राधिका आप्टे। अक्षय कुमार इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर, मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले धोखा कौन देता है, लड़की या लड़का? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेरे ख्याल से। ज्यादातर लड़कियां देखते हैं हम। नहीं, मेरे हिसाब से फिर तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ज्यादा उस चीज ज्यादा कर देते हैं। लड़के भूल ज्यादा देते हैं कि हमको धोखा मिला है, लड़कियां वो नहीं करती जाके ड्रामे। पूज्य प्रेमानंद महाराज ने यूट्यूब कैसे चेंज किया है? और इंसान जाता है उनकी पॉजिटिविटी फील करने, उनको देखने। और अब मैं सोच रही हूँ उनके बारे में बात कर रही हूँ, वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं रो दूं। ये उनकी पावर है, ये उनकी पॉजिटिविटी है। जो ऊपर खाती ना वो एक और गई थी राम तो लक्ष्मण जी ने किला काट दी। बहुत फनी मीम्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा फनी मीम्स बनाते हैं कसम से। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र की 38 सजा। वो गाना बहुत सुनती थी मैं। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। कुछ सालों में पॉलिटिक्स के साथ मिलकर रिलीजन को एक वेपन की तरह यूज किया गया है, ये हर कोई जानता है, जिसकी वजह से नफरत बहुत बड़ी है। हर हर महादेव शंभो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंटास्टिको टॉक्स। आज आप सभी का स्वागत है एक फर्स्ट पॉडकास्ट में जो कि हम फंटास्टिको पर शूट कर रहे हैं। पहले आपने जो हमारे जो शो देखे थे वो पब्लिक समर टॉक शो पर देखे थे। तो आज हम कुछ बात करेंगे कुछ यूथ के बारे में, कुछ सेल्फ के लिए और कुछ प्रेमानंद जी महाराज के लिए। हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं पर भक्ति का दिखावा बहुत कुछ हो रहा है। और कुछ राजनीति की बात करें कि हम देखते हैं कि शहर में हर जगह टेंडर पास हो जाते हैं, बट रोड कागजों में देखे जाते हैं कि आपके रोड बन गए, असल में रोड बनते नहीं हैं, गड्ढे होते रहते हैं, जो कि कोई मरता है गिरता है कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आते हैं दीपिका उपाध्याय जी। स्वागत है आपका। शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मंच मुझे दिया मेरी आवाज लोगों तक पहुँचाने के लिए। जी जी, आप कहते हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। आज मैं बात करूँ सबसे पहले इधर उधर की बात ना करते हुए जी, जो आज का जो यूथ है, जी, हम सोशल मीडिया के जमाने में हम अंदर से खुश हैं बट दिख रहे हैं कि हम खुश हैं जी, बट खुश नहीं है। तो इस बात आप क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूंगी कि कॉम्पिटिटिव नेचर तो हर किसी में होता है। हाँ। कंपटीशन का जमाना है, सब चाहते हैं कि वो अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करें सोशल मीडिया पर। और भले ही उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा, इवन मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर मेरी रियल लाइफ कोई देखेगा और मेरी सोशल मीडिया की लाइफ देखेगा तो आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया पे हम हमेशा अपना बेस्ट दिखाते हैं, बेस्ट लोकेशंस, बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट कपड़े। घर में हम वैसे नहीं होते। मेरा खुद का घर बहुत लग्जूरियस घर नहीं है, बट मैं वो रिप्रेजेंट नहीं करती सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि सामने वाला हमसे बेहतर है, हम शायद नीचे दिखेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जेन्युइनली, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स हैं जो कि वही अपनी रियल रिसोर्सेज को सोशल मीडिया पर एज इट इज दिखा रहे हैं। और वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं जिनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, शायद हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हम उन्हें देखकर एक सुकून फील करते हैं कि हाँ हमारे जैसे और भी लोग हैं। वरना सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट देख के ना इंसान अंदर ही अंदर घुट जाता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, ये मेरा कहना है। तो सोशल मीडिया
पे जो भी आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से कभी सच नहीं होता। आजकल देख रहे हैं कि फेक हैप्पीनेस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जी बहुत ज्यादा। जी कुछ देख रहे हैं, अरे उसने वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा बनना। उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो उसका जो फाइनेंशियली है वो ना बहुत गड्ढे में गिर रहा है। एग्जैक्टली बहुत सारे मतलब यूथ में कुछ लोग होते हैं जो बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत छोटी उम्र से वो जिम्मेदारी समझते हैं अपनी अपने परिवार की, उस हिसाब से चीजें करते हैं। बट कुछ बच्चे ना उस तरीके से नहीं हो पाते, उनकी भी गलती नहीं है, सबका अलग अलग नेचर होता है। तो ये चीज देखकर ना वो अपने माँ बाप को प्रेशराइज करते हैं कि अरे इसके पास इतना महंगा फोन है, मुझे भी चाहिए, इसके पास ये बाइक है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी यहाँ जाना है। तो वो इन रियलिटी भी मेरे ख्याल से ठीक चीज नहीं है। फेक हैप्पीनेस फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मेंटली तीनों तरीके से बहुत ज्यादा खराब है और यूथ को बर्बाद कर रहा है। जैसे आपने बोला ना कि मैं क्या कहते हैं उसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है। जी और मैंने वो एक शो आता है तारक मेहता का चश्मा का उल्टा चश्मा, जो उसको डायरेक्ट करते हैं, जो बनाते हैं वो। जी तो उन्होंने बोला कि मेरे पास आईफोन कभी मैंने देखा नहीं। और दूसरा बोले कि आईफोन मैं ले लूंगा, उससे क्या मोदी जी से बात तो नहीं होगी, बात आप लोगों से होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान ट्रेंड के पीछे भागता है, इंसान ये नहीं देखता मेरी जरूरत क्या है। अब मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मेरे हिसाब से मेरी आईफोन जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है उसकी वो जो क्वालिटी निकाल के देगा महंगे से महंगा फोन शायद ना दे पाए। वो मेरी सोच है, हो सकता है कोई और कुछ और सोचता हो। तो लोग अपनी जरूरत से हटकर लग्जरी की तरफ बढ़ जाते हैं और जरूरतें पीछे रह जाती हैं, और फिर इंसान का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया की वैलिडेशन, लाइक, कमेंट हमारी वैल्यू डिसाइड करता है? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। हाँ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मेरी कोई एक मैंने वीडियो पोस्ट की और मान लीजिए वो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई, वायरल चली गई, अब ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो कंटेंट है हर कोई उससे सहमत नहीं होगा। और इंडिया में एक बहुत ही खूबसूरत बात है लोगों की कि जब वो उससे खुश नहीं होते तो वो गाली गलौज पर उतर आते हैं। स्पेशली फीमेल्स के साथ तो बहुत ही ज्यादा हद पार हो जाती हैं। तो जब आप, हर कोई चाहता है अपनी रीच को देखना, अगर वीडियो वायरल हुई है, कमेंट्स आ रहे हैं, हर कोई पढ़ता है। जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है ना, यहाँ असर करती है। और हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी लोग हैं जिन पर भी कमेंट पास करके उनकी मेंटल हेल्थ को भी कोई खराब कर सकता है। जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पर। लड़की बाजार जा रही है, किसी ने कमेंट पास कर दिया, वो पूरे टाइम घूमता रहता है, चलता रहता है। और सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों के साथ भी ये चीज है कि वो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्रिएट कर रहे हैं, आप इस तरीके से इस कदर उनको नीचे गिरा रहे हैं कि वो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो वैलिडेट बिल्कुल नहीं करता। जो इंसान का कमेंट है वो उनका ओपिनियन है, और जो आपने कंटेंट बनाया है वो आपका ओपिनियन है। आपको किसी की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप उस चीज से खुश हैं अंदर से। अगर आपको अंदर लग रहा है कि आपने सही नहीं किया तो वो वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग आज इतनी कॉमन क्यों हो रही है? मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग आजकल इतनी कॉमन इसलिए हो रही है क्योंकि अब लोगों ने उसके बारे में बात करना, उसे जानना शुरू किया है। मेरे हिसाब से जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग और ADHD, जो भी चीजें हैं, ये हमेशा से रही हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग तो वही रहा है ना, वो तो बदला नहीं है। तो हमेशा से रही है, बस पहले लोग जागरूक कम थे, अब जागरूक ज्यादा हैं। पहले लोग ये सोचते थे कि मैं किसी से कहूंगा कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, अपने अंदर रख लेते थे, किससे बात करूं। अब लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया आ गया है जिसके थ्रू लोग अपनी बात पहुंचाते हैं। तो अब काफी मैंने पुरानी जनरेशन के लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि हमारे समय में तो ये सब कुछ नहीं होता था, ये तो आजकल के चोचले हैं। जबकि ऐसा नहीं है, लोगों ने बात करना उसके बारे में शुरू किया है, इसलिए हमें लग रहा है कि अब ज्यादा बढ़ गया है। और मेरे हिसाब से जब इंसान प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू करता है, वो पहला कदम होता है उसे सॉल्व करने का। जब आप एड्रेस करेंगे, 4 लोग आपको आके बताएंगे ये इसका सोल्यूशन है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब से जो आगे की जनरेशन होंगी वो बेटर इन चीजों से डील कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें बोलना आता है कि हाँ हमें ये परेशानी है। हाँ, पहले कहीं ना कहीं वो दबा रह जाता था। जी, दबा रह जाता था, स्पेशली मेल्स के साथ स्पेशली। और ज्यादातर हम देखते थे कि सोसाइटी भी मेल्स के हुआ करते थे। जी, एंड इवन फीमेल्स के साथ भी ये चीज थी। किससे बोलेंगे? बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ लड़कियां तो होती इमोशनल है, नॉर्मल है, तो वो चीज वहाँ नॉर्मल हो जाती है। और मेल्स के लिए होता है कि अरे मर्द हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, तो वो वहाँ अंदर रह जाती है। तो दोनों तरफ से वो चीज अंदर ही रह गई, वो कभी बाहर नहीं आ पाई। गुस्सा बढ़ने का रीजन क्या है?
गुस्सा बढ़ने का रीजन काफी सारे फैक्टर्स हैं जी। मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने बहुत एंगर इश्यूज से बहुत हाई लेवल पे डील किया है। मैं बहुत गुस्सैल रही हूँ, अभी भी कई बार मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी चिल्लाने लगूंगी और फिर मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज होगा अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर मैं रोने लगूंगी अरे मुझे माफ कर दो। तो वो एक बहुत ऐसा सा हो जाता है इवन विद माय पेरेंट्स, और वो उस चीज को समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये लड़की जब चीख रही है तो शायद इसको पता ही नहीं है ये क्यों चीख रही है। वो भी एक तरीके की मेंटल प्रॉब्लम ही है जिसके लिए मैंने मेडिकेशन लिया है और अब बहुत बेटर है वो। तो जिन लोगों को लगता है ना कि तुम गुस्से हो तुम्हारा नेचर खराब है, नहीं, कुछ परेशानी है डॉक्टर के पास जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो एंड चीजें जरूर सॉल्व होंगी। 100% एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड। तो एक रीजन ये भी है, एक रीजन वो भी अपने इमोशंस को दबा के रखना। जब हम छोटी छोटी बातों को सोचते हैं ना कि अरे हम बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये तो हर बात में इसको प्रॉब्लम होती है तो नेगेटिव है, धीरे धीरे जब वो चीज अंदर इकट्ठी होती है ना किसी ऐसी फालतू सी बात पे वो फूटता है कि फिर आदमी कहता है अरे ये भी कोई गुस्सा होने की बात है, और फिर हमें आदत पड़ जाती है। अगर आज मैं आपकी एक छोटी सी इंसल्ट करूं किसी चीज को लेकर मजाक मजाक में और आप उसको सह जाएं तो कुछ टाइम बाद मुझे आदत पड़ जाएगी कि इनको तो फर्क नहीं पड़ता, इनको चलता है, इनको चलता है। और अगर कोई इंसान मुझे पहली बार में टोक दे तो अरे वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, उससे थोड़ा सोच के बात करनी है, तो मेरे हिसाब से वो बेटर है जो बोल देता है। सोशल मीडिया ने हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे डैमेज किया है? आप उन रील्स के लूप में फंस जाते हैं, वो आपको इफेक्ट करता है मेंटली, बहुत ज्यादा करता है। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा आपको मॉनिटर करना चाहिए। फिर वही वाली चीजें जो हमने पहले भी डिस्कस की कि इंसान कंपैरिजन करता है, सारी चीजें करता है, फिर अंदर ही अंदर हम सोचते हैं दैट मे बी वी आर नॉट इनफ, ये नहीं वो नहीं। तो सोशल मीडिया के काफी फायदे भी रहे हैं। एक जमाने में जब क्रांति लाने के लिए न्यूज़पेपर छपवाने पड़ते थे, उसके बाद फिर उनको बैन कर दिया जाता था, लोग मर रहे थे कि मैसेज पहुंचा सके अराउंड पूरे देश में कि भाई ये है। अब वो चीज एक क्लिक से हो जा रही है, वो भी इंटरनेशनली। ये फायदा है बट नुकसान भी बहुत सारे हैं क्योंकि अब सब कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है, बहुत ज्यादा, और खराब चीजें भी, जिसके ऊपर मुझे बहुत बुरा लगता है बोलते हुए, पर हमारे देश में सेंसर नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, और सरकार को बैन लगा देना चाहिए। कंप्लीटली लगाया हुआ है बट फिर भी लोग वीपीएन लगा के चला रहे हैं, उसको कुछ तो तोड़ निकालना चाहिए। क्योंकि इंडिया है ना, क्योंकि इंडिया है, इंडिया कर रहा है तो हमें उसके लिए कुछ तो बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इस मामले में हम कितना भी बोले कि चाइना को बॉयकॉट करो और वो राइवल है या जो भी है, बट उन्होंने अपना सब कुछ अलग किया हुआ है। उन्होंने अपने आप को इतना केपेबल बनाया है कि दे डोंट यूज एनीथिंग, नॉट यूट्यूब, नॉट गूगल, नथिंग, दे हैव एवरीथिंग ऑफ देयर ओन, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनकी कंट्री की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाती, सेफ्टी मेंटेन रहती है, और वो अपनी पब्लिक को ना ऑल्टर कर सकते हैं, खराब चीजों से दूर रख सकते हैं वो चाहे तो। वो यूज उसका कैसे करें हमें नहीं पता, बट इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इन चीजों के ऊपर कुछ होना चाहिए। हम कितना भी बोल ले मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ, पर उस स्वदेशी में इतना दम भी तो होना चाहिए कि आदमी स्वदेशी पूरी तरीके से अपनाए। अगर कोई स्वदेशी प्रोडक्ट है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी इंडिया का ही प्रोडक्ट यूज करूँ, मैं नहीं यूज करना चाहती ये आईफोन, बट वो सेम क्वालिटी का, सेम टक्कर का, सेम प्राइस रेंज में कुछ मेरी अगर कंट्री में बनेगा तब तो मैं यूज कर पाऊंगी, वरना मैं कैसे यूज करूंगी। हमारे देश में वुमेन सेफ्टी क्या थोड़ा इस तरह उसका बढ़ा या घटा है सेफ्टी के मामले में? देखिए मैं बताती हूँ, मैं आगरा में ही रह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ काफी टाइम से। बाहर का मुझे नहीं पता, आगरा का मुझे इतना पता है कि पहले कंपैरेटिवली रात को हम नहीं निकल सकते थे। मैं कई बार इवेंट से, शूट से लेट नाइट आती हूँ, अभी भी मुझे 100% सेफ फील नहीं होता कि मैं इजीली अपने घर पहुंच जाऊंगी, टेंशन रहती है माइंड में। लेकिन अब मुझे पुलिस की पेट्रोलिंग दिखती है, पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ। कुछ दिन पहले की बात है, आई गेस पिछले महीने की बात है, जोमेटो से एक ऑर्डर आया था तो वो अंदर गली में नहीं आ पा रहे थे, उनको मिल नहीं रही थी, तो मैं बाहर रोड पर गई, पुलिस की गाड़ी वहां से निकल रही थी, रुक के उन्होंने पूछताछ की क्या चल रहा है, कौन है ये। फिर उसने बताया, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, कह रहे वो ऑर्डर देने के लिए आए हैं। उन्होंने मुझसे कंफर्म किया, फिर वो निकल गए। तो पेट्रोलिंग है तो एक सेफ्टी बड़ी है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने ये चीज सर्च की थी कि इंडिया, उत्तर प्रदेश में जो रेप केसेस के आंकड़े हैं वो कुछ खास कम नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, और वो रजिस्टर्ड केसेस की बात है।
कितने अनरजिस्टर्ड केसेस होते हैं। कुछ टाइम पहले हमारे आगरा में एक छोटी बच्ची के साथ में आप जो जानते हैं एक केस हुआ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसी वक्त मैंने ये रिसर्च किया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शायद इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे, चीजें पहले से थोड़ी सुधरी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में जहां इतना सुधरना चाहिए था वहां सिर्फ इतना सा ही सुधर पाया है। इसके लिए और इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। हाँ, तो पहले जाके हम पहले जो देखें कि उसके हिसाब से काफी सुधार हुआ। हाँ हुआ है, पर मैं अभी पूरी तरीके से उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एज ए वुमेन अगर मैं चाहूँ कि मैं रात में काम करने जाऊँ, उतना सेफ अभी भी नहीं है। अच्छा, मेरे काम से याद आया कि एक किसी गर्ल से मेरी बात हुई कि वो उसने मेरे को बोला कि विवेक मनिया जी, ये कौन सी महिला थी जो काम करने के लिए गई थी? मैंने कि मेरे को क्या पता। तो बोले कि वो यार उसके चक्कर में जितनी लड़कियां हैं ना तब की मतलब बैंड बजा रखी है। मैंने कहा काम पे चलो, जिसको देखो लड़कियों को, चाहे वो अभी शुरुआत हो रही है। अरे अच्छी वाली घर पे रहती थी, रोटियां बनाती थी और बच्चे पालती थी और बड़े खुश रहती थी। कोई महिला थी, उसने क्या कहते हैं सबको महिलाओं को लाइन पर लगा दिया। ओके, अब इसके बाद मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है जी। क्या घर पे बच्चे पालना, कुकिंग करना, घर का ख्याल रखना काम नहीं है? वो भी काम है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुकिंग इज अ स्किल नॉट अ जेंडर बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे घर के काम हर किसी को आने चाहिए, मर्द को भी औरत को भी। जरूरत पड़े वो अपना घर संभाल सके, वो रिस्पॉन्सिबल ना रहे। हमें ये ना सुनना पड़े कि अरे वो मेरी बीवी किसी वजह से नहीं रही, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता, पर मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको कौन पालेगा, इसलिए मैं उसके लिए शादी कर रहा हूँ। समझौता। आप खुद इतने केपेबल बनो ना। जब औरत इतनी केपेबल बन सकती है कि वो घर भी संभाल रही है और काम पर भी जा रही है, ऐसा आज के टाइम में हो रहा है ना, तो आप भी करिए वो चीज। आप इतना कमाइए कि आप घर में लगा दीजिए नौकर चाकर, आप मत करिए कुकिंग। और रही बात बाहर जाके काम करने की, मेरे ख्याल से औरतों के लिए वो प्रेशर कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। वो एम्बिशंस होती हैं। अब मेरी एम्बिशन थी कि मुझे एक्टर बनना है, कोई चाहता है कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, कोई चाहता है कि मैं कोई सरकारी नौकरी करूं, या फिर कोई लड़की चाहती है कि मैं देश की सेवा करूं, आर्मी में जाके या एयरफोर्स में जाके या नेवी में जाके। तो वो उसकी चाहत है, वो एक इंसान है, वो सपने देख सकती है। अगर किसी औरत को ऐसा लगता है कि मेरी चाहत है कि मैं अपना घर संभालना चाहती हूँ, मैं बच्चे संभालना चाहती हूँ, हो सकता है वो उसका पैशन। क्या कुकिंग या घर को संभालना किसी का पैशन नहीं हो सकता? और उसमें आप उन तमाम औरतों को नहीं घेर सकते जिनके सपने हैं बाहर जाके काम करने के। ये मेरा कहना है। लोग एक्टिंग को ग्लैमर ही क्यों समझते हैं? लोग एक्टिंग को ग्लैमर क्यों समझते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछूं जी। आप मूवीज देखी हैं? आपने या अभी देखते हैं? कभी देखी हैं? किसी? मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ। बहुत ज्यादा देखते हैं। अपना फेवरेट एक्टर का नाम बताइए। अक्षय कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? राधिका आप्टे। राधिका आप्टे, ठीक है, ये बड़े नाम है दो। अब जब भी हम किसी से बोलते हैं कि अपने फेवरेट एक्टर या फेवरेट एक्ट्रेस का नाम सुनाओ, नाम बताओ, तो वो कमाल का एक्टर होने की जगह सुपरस्टार होता है, जो कि फेमस बहुत है, वो मेन लीड है और ग्लैमर है। ग्लैमर लड़कियों में भी लड़कों में भी, ठीक है। कभी आप ये नहीं सुनेंगे तुरंत से अगर किसी से पूछा जाए आपका फेवरेट एक्टर कौन है, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे नाम आप नहीं सुनेंगे, जबकि वो बेटर एक्टर्स हैं। कंपैरिजन हालांकि नहीं हो सकता, जॉनरास आर ऑलवेज डिफरेंट। अक्षय कुमार इज आल्सो अ वेरी गुड एक्टर, मुझे बहुत पसंद है, बट वो अंडररेटेड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिंग और टैलेंट भरपूर है, बट ग्लैमर की कमी है। मेरे हिसाब से बॉलीवुड ने एक्टिंग को ग्लैमर ही बना दिया है। आप कमाल के एक्टर हैं, उसके साथ साथ अगर आपको मेन लीड करना है तो आप ग्लैमरस होने ही चाहिए। ये दोनों चीजें एक ही सांचे में बैठती हैं, अलग अलग नहीं हो सकती जब तक कोई कैरेक्टर ना हो। कि कोई कैरेक्टर है कि कोई सांवला इंसान चाहिए, मोटा इंसान चाहिए, बहुत ज्यादा रेसिज्म है, और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मूवीज की वजह से। तो वो चीज बचपन से ही वैसे ही डिजाइन है हमारे माइंड में, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल जी। कैमरे के पीछे क्या सच्चाई है? कैमरे के पीछे की सच्चाई, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हम जो कैमरे पे देखना चाहते हैं, जो एक स्क्रीन पे देखते हैं, हाँ, उसके पीछे में कितना रिसोर्स लगता है। जैसे हम अगर एक शॉर्ट फिल्म या एक 3 घंटे की बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसके पीछे
हजारों लोगों की मेहनत है। हमें दिखते हैं दो नाम, हीरो हीरोइन। मैं एक्टर एक्ट्रेस नहीं बोलूंगी, मैं हीरो हीरोइन बोलूंगी नॉर्मल लोगों के हिसाब से। हीरो हीरोइन अगर बहुत ज्यादा फेमस है, करण जौहर सर टाइप्स, तो डायरेक्टर। बहुत ही ज्यादा फेमस है तो राइटर, जिन जाना माना नाम है तो। पर उसके पीछे इतने लोग होते हैं, राइटिंग टीम, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग टीम, लाइटिंग टीम, मेकअप टीम, सेट डिजाइनिंग टीम, स्पॉट टीम, सारा सब कुछ इतना, और उन सबके बिना एक मूवी कभी नहीं बन सकती। उसके बहुत सारे पार्ट हैं। एक मेरा हमेशा है कि एक मूवी को पहले थॉट आता है, उसके बाद में उसको लिखा जाता है, स्क्रिप्ट किया जाता है, उसके बाद में डायरेक्टर को समझाया जाता है, फिर डायरेक्टर एक डायरेक्शन अपने दिमाग में सोचता है, फिर वो एक्टर तक पहुंचती है चीज, फिर एक्टर सोचता है कि मैं इसे कैसे डिलीवर करूंगा, फिर वो शूट होती है, फिर शूट होने के बाद उसकी एडिटिंग होती है, और जब वो फाइनल बन के आती है तो जो पहला थॉट था और जो फाइनल थॉट है वो बहुत डिफरेंट होते हैं। वो कभी सेम नहीं हो सकते। बेटर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, बट सेम नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत सारे माइंड्स के साथ इवॉल्व होते 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 आगे गए हैं। तो हम देख रहे हैं एक परफेक्ट सीन, उसके पीछे इतने लोगों की मेहनत है। हम तो अगर एक मूवी आई भाई और उस मूवी के मेन हीरो ने कुछ ऐसी विवादित स्टेटमेंट दे दी, लोग उससे खफा हो गए, अब मूवी को बॉयकॉट करो। अब उन लोगों का क्या जो बाकी हजारों लोग उस मूवी का पार्ट थे, हर जाना तो सबको भुगतना है। रामायण आ रही है रणवीर कपूर की जी। आप हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है जब दिलवाले आई थी उस वक्त शाहरुख खान जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्ट मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, बट काफी लोग उससे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, बहुत ज्यादा खफा हो गए थे। बॉयकॉट दिलवाले। अब दिलवाले में कितनी बड़ी टीम लगी होगी, उन सबको सजा क्यों, उनकी फैमिलीज को सजा क्यों? मेरे हिसाब से अगर आपको उस इंसान को बॉयकॉट करना है, यू बॉयकॉट दैट पर्सन, स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, अनफॉलो कर दो उनको। जो चीजें वो प्रमोट करते हैं वो यूज करना बंद कर दो, वैसी चीजें करो ना। हाँ, आपका पर्सनल हो सकता है, आपको उनकी मूवी नहीं देखनी है, बट आप सबको उस क्यों भड़का रहे हो उस चीज के लिए? ये मेरा पर्सनल मानना है, और लोगों को कुछ और भी लग सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज ने यूट्यूब कैसे चेंज किया है? हर जनरेशन में भक्ति, धर्म, इन सबकी एक अलग डेफिनेशन रही है, और सिर्फ जनरेशन नहीं, हर इंसान में भी। आप किसी से भी पूछेंगे धर्म के बारे में, एक टॉपिक के बारे में, तो सबकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग राय होगी, क्योंकि धर्म की ब्यूटी ही वही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कि वो भगवान का और आपका कनेक्शन है, जिसे आपको खुद समझना है। लेट इरफान जी ने, एक्टर इरफान जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि यू डोंट टेल मी कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है और मुझे क्या मानना चाहिए, वो मेरा बहुत पर्सनल मैटर है, मैं खुद पढ़ूंगा और खुद समझूंगा। एंड वो इतनी अच्छी बात है, इट इम्प्लीमेंट्स ऑन एवरी रिलीजन, कि जो भी लिखा है हम किसी और की क्यों माने, हम खुद पढ़ेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ सालों में पॉलिटिक्स के साथ मिलकर रिलीजन को एक वेपन की तरह यूज किया गया है, ये हर कोई जानता है, जिसकी वजह से नफरत बहुत बड़ी है। और ये जो यूथ है आजकल का, ये है सवाल उठाने वाला, ये है क्रांतिकारी। इनको सवाल उठाने, इनको नहीं फर्क पड़ता इनको कौन गाली दे रहा है और कौन क्या बोल रहा है, झंडा लेकर पहुंच जाएंगे कि भाई ये गलत है तो गलत है, हमें नहीं पता धर्म कह रहा है, हमें गलत लगता है, हम तो गलत मानेंगे। ऐसे लोग हैं आजकल, बहुत ज्यादा है। पर जब प्रेमानंद महाराज जी को हम देखते हैं तो पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं दिखता। मेरे ख्याल से इंसान, यूथ भी, बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी कभी भी उनके पास कंटेंट के लिए नहीं जाता। शायद कंटेंट एक एडिशनल चीज हो, बना लाए, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको दिखाना है हम क्या कर रहे हैं, और इंसान जाता है उनकी पॉजिटिविटी फील करने, उनको देखने। और अब मैं सोच रही हूँ उनके बारे में, बात कर रही हूँ, वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैं रो दूं। ये उनकी पावर है, ये उनकी पॉजिटिविटी है। उनकी जब आप बातें सुनते हो ना, कितना भी विवादित मुद्दा आप उनसे पूछोगे, कोई दूसरे धर्म का बंदा भी वहां जाकर अगर कोई सवाल पूछेगा, वो इतनी पॉजिटिविटी से जवाब देते हैं। और उनका ये है कि सिर्फ ऊपर वाले का नाम लो, वो आपको नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिविटी की तरफ धकेलते हैं। वो सच में आपको चाहते हैं कि आप धर्म से कनेक्ट हो, वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें पूजो,
वो चाहते हैं आप ऊपर वाले से कनेक्ट हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उनमें और बहुत सारे अलग धर्म गुरुओं में, क्योंकि बाकी सब में ना एक कॉम्पिटिशन है कि हम ज्यादा सिद्ध हैं, हम ज्यादा ऊंचे हैं, हमारी बात मानो, हम ये कहते हैं, हमारी स्टेटमेंट, हम धर्म को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। धर्म आपको यहाँ तक लेकर आया है, आप धर्म को कैसे कहीं ले जाएंगे? आप सिर्फ लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ धकेलो, धर्म अपने आप इतना बढ़ेगा, इतना फ्लरिश होगा, कोई उसको नहीं रोक पाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जहां नेगेटिविटी आएगी, आप नेगेटिव वेपन की तरह अपने धर्म को यूज करोगे, वो सबसे बड़ा अपमान है हमारे धर्म का, मेरे हिसाब से। जैसे आपने अभी धर्म की बात की, तो धर्म और कर्म में क्या अंतर है? कर्म वो है जो हम अपने जीवन में करते हैं। हमारी कुछ ख्वाहिशें हैं कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये पानी पीना है, प्यास लगी है, अब मेरा कर्म है मैं वहां जाऊं और पानी पीऊं। और मेरा धर्म है कि जो मैं काम मेरा कर्म में कर रही हूँ वो उससे किसी और को ठेस ना पहुंचे, वो एक सही रास्ते से हो रहा हो। मैं बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, पर अगर वो कर्म ये है कि मैं सट्टेबाजी से पैसा कमा रही हूँ, मर्डर करके रिश्वत लेके पैसा कमा रही हूँ, ऐसे कामों से पैसा कमा रही हूँ, तो वो धर्म के अगेंस्ट है। धर्म को साथ लेकर एक कर्म करना, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस दोनों का, ये दोनों का डिफरेंस है। आज का युवा भक्ति में क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्यों नहीं जुड़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है, मतलब आपका उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके क्वेश्चन का, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज का युवा भक्ति की ओर जा रहा है। जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो भक्ति की ओर तब गई जब वो बुढ़ापे पे पहुंची। हमारा युवा, जो आज का युवा है, वो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करता, वो अभी जवानी में ही भक्ति की ओर जा रहा है, पर वो ये चाहता है कि भाई एक पीस के साथ चीजें चलें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग ये चाहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के जानने वालों को देखा है, यूथ को देखा है, जो धर्म को बहुत ही वैसे देखते हैं कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही होने चाहिए। आप धर्म को पढ़िए। मेरे हिसाब से लोग बोलते हैं ना कि एक उम्र हो जाती है, मेरे नाना जी हैं, वो आजकल हमारे साथ रह रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं वो, जब भी उन्हें समय मिलता है। उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं है, ऊंचा सुनाई देता है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो लोगों का यही मानना है कि ये किताबें बुढ़ापे के लिए हैं, पर मेरे हिसाब से ये किताबें अब जितने ज्यादा जल्दी उम्र में पढ़ना शुरू करोगे, उतना आपकी मानसिक विकास के लिए और आपके कर्मों के लिए अच्छा है। ये बहुत जरूरी है। जब हम बोलते हैं ना, अ पर्सन शुड बी एजुकेटेड, रिलीजियसली एजुकेटेड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उत्सुकता बहुत जरूरी है। जब हम मान लेते हैं हमारे धर्म गुरु ने हमें कुछ पढ़ाया और उसका मतलब बताया और हमने मान लिया, और जब किसी ने उसके अलग कुछ कहा तो हम लड़ने लगे, हमारी बुद्धि में वही बैठ गया कि अब तो यही सच है, वहां हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे और ना ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपके धर्म गुरु ने आपको बताया, आपके मन में शायद कोई सवाल आया कि अरे ये गलत है। जब हम रामायण भी पढ़ते हैं या महाभारत भी पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसे कुछ चीजें पढ़ के लगता है कि यार ये प्रभु ने गलत किया। तो हमें सवाल करना चाहिए। उस किताब में भी बहुत सारे जवाब जुड़े हैं, पढ़ो समझो। वरना बड़े से बड़े धर्मगुरु जिनको आप लगता है कि जो इतने चतुर हैं कि उस चीज का जवाब दे सकते हैं, उनमें है इतना विवेक, उनसे आप बात करो और जानने की कोशिश करो, सवाल करो। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे ना, शायद हम ऊपर से मान लें, पर हमारा मन कभी नहीं मान पाएगा, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हम अपने धर्म से दूर हो जाएंगे। और ऐसे ही लोग या तो आगे जाकर नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, कुछ टाइम बाद उन्हें इम्प्रैक्टिकल लगने लगता है अपना ही धर्म, या फिर वो लोग इतने कट्टर बन जाते हैं कि उन्हें किसी का कहा वो सुनना ही नहीं चाहते। हम ही सही हैं और धर्म में जो लिखा है वो सही है, आंख बंद करके मानो। क्या पता कि जो लिखा है वो सही है, पर आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं उसको, और आप उस पर अड़के बैठे हैं कि नहीं हमारे धर्म में ये लिखा है। क्या पता आपको समझ ही नहीं आया क्या लिखा है। बिल्कुल। मैं अगर अंदर की शांति की बात करूं तो क्या आज के टाइम में पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। इतने थॉट्स मैं एंशियस हो जाती हूँ, मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है।
वो हर दूसरे इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD ऐसी तमाम परेशानियां हैं। अंदर से आदमी, हम सोते वक्त भी शायद शांत नहीं हो पाते, क्योंकि इतना ज्यादा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, बट मेंटल पीस मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, आदमी चाहता है कुछ टाइम के लिए घूम आऊं शांति से, फिर देखता है कि अरे यार सैलरी जितनी आती है, घर के खर्चे पूरे करना और पहाड़ों में घूम के आना, पीस पाना साथ में, यार मुमकिन नहीं है। फिर वो रोक लेता है खुद को, फिर वो और कमाता है कि पैसे जोड़ूंगा, फिर घूमने जाऊंगा। जब पैसे जुड़ते हैं तो एक नया खर्चा निकल आता है और वो साइकिल घूमती रहती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ना इकोनॉमिकली हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की अभी जरूरत है, तभी शायद हम एक कदम आगे पहुंच पाएंगे मेंटल पीस के। और जैसे आपने शांति की बात बोली ना, इनर पीस की बात, तो आई थिंक आज के जमाने, अब अभी का जो दौर है, वो आदमी ढूंढ रहा है कि शांति कहाँ मिलती है। अगर कोई पैसों से मिले ना तो आदमी शांति खरीद रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आदमी और खरीद रहा है इंसान पैसों से शांति। कैसे? मेंटली अपना इलाज करा रहा है, पिल्स खा रहा है कि थोड़ी देर शांति मिले, नींद की गोलियां खा रहा है कि मैं चैन से सो पाऊं। तो वो शांति खरीद तो रहा है पैसों से। आ गया है वो समय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लास्ट में जाके सब कुछ त्याग दिया कि किसी ने क्या किया डजंट मैटर, अब मेरे को कैसे खुश रहना है ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। जिस दिन मैंने ये ठान लिया ना, उस दिन से सारी समस्याएं सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं वैसे पहले भी जल्दी सोता था, आप मेरे को कभी भी रात को कॉल करोगे ना तो मैं कभी का तो 7:30 बजे सो जाता हूँ, 7 बजे सो जाता हूँ, 8:30 9 बजे तक, लास्ट 9:30 बजे तक सो ही जाता हूँ। चाहे कितना भी बड़ा काम बिगड़ रहा हो या सुधर रहा हो, चाहे कितनी बड़ी खुशी हो चाहे गम हो, जी। मेरे को 7:30 से लेके 8-9 बजे तक मैं सो जाता हूँ। किसी भी कोई प्रकार की टेंशन होगी, टेंशन को आने मत दो ना, इतने व्यस्त हो जाओगे टेंशन को आने में। जैसे हम किसी के जाते ना तो डोर नॉक करते हैं, तो भाई वो उससे कह दो कि आई एम बिजी। आपने पता अभी बहुत सही सोल्यूशन दिया एक तरीके से। जी। मेंटल हेल्थ भी एक तरीके से बीमारी है दिमाग की, और उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन अदर देन मेडिकेशन है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। समय से सोना, समय से उठना। जरूरी नहीं है 8 घंटे की नींद हम ले रहे हैं भाई साहब, पर हम रात को सोते हैं 2-3 बजे और फिर हम उठते हैं उसके 8 घंटे बाद, तो हमारी 8 घंटे की नींद तो पूरी हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, मजबूरी है, आपका काम का शेड्यूल ऐसा है, आपको करना पड़ रहा है, वो अलग बात है। समय से सोइए, समय से उठिए, जो खा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए कि आप हेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज जरूर करिए, व्यायाम करिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जब आप जिएंगे, इन 90% ये उसी से ठीक हो जाएगा। और 10% हमें इतनी क्षमता होती है कि हम कर सकें। क्योंकि हर आदमी से कहते हैं ना कि हर आदमी, हम बात करें माजी जी की, उन्होंने तो कितने 25-26 किलो का रास्ता था, तो पहाड़ को तोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कहीं ना कहीं हम खुद करते हैं ये सारी चीजें, हमारे दिमाग की उपज है, वो तो है, पर कुछ लोगों से कंट्रोल हो जाती है, कुछ से नहीं होती है। पर ये एक चीज आपने नोटिस की होगी, शायद अपने टाइम में भी, मैंने भी पहले एक बार नोटिस की, फिर मैं उस पर कंट्रोल में लेके आया। और बाकी लोगों के बिहेवियर में, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, अब उसको बुरा लग रहा है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? उस पॉइंट पे ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे उसे अच्छा फील हो, खुश हो। और उस टाइम पे इंसान जानबूझ के सैड सॉन्ग सुनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पेन होता है ना, रिलेटेबिलिटी के बाद जो आंसू आते हैं अरिजीत सिंह को सुनने के बाद, वो तकलीफ तो बहुत देते हैं, पर अंदर ही अंदर इंसान को एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे दिल हल्का होता है। तो आदमी खुद जब दुखी होता है ना, तो अगर वो, मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी की बात का बुरा लगा है ना, तो मैं उससे रिलेटेबल गाने कभी नहीं सुनती। सबसे पहली चीज जो मेरे फोन पे बजती है वो है पार्टी सॉन्ग्स। दिमाग एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक में बहुत क्षमता है, बहुत एनर्जी चेंज करती है आपकी। तो वो अपने हाथ में है कि आप चूज क्या कर रहे हो अपने लिए। आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, उसके बाद आप उस गलत में बह गए या आपने खुद को उससे दूर हटाने की कोशिश की। मैं कुछ बात करूं, आज की जनरेशन जो हम देखते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बहुत चल रहा है जी। और आगे, और मतलब मैं तो ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि वो, उनके भी एज भी नहीं है, 10-12 साल के बच्चे हैं, और इतने कोई लड़का लड़की के साथ मतलब घूम रहे हैं। तो कोई कर रहे तो मैंने क्या, हमने थे यार,
बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे 10-12 साल के, और वो ये वाला कंटेंट बना रहे हैं। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, दो एक लड़का लड़की है, वो यही वाला कंटेंट बनाते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और कहीं ना कहीं वो ये कंटेंट बना रहे हैं। अब वो सच में उनकी रियलिटी तो नहीं होगी, कंटेंट के लिए कर रहे हैं, तो माँ बाप कैसे करने दे रहे हैं उनको ये। मेरा गोल था हाँ कि जब तक, अभी भी मेरा ये गोल है कि मैं किसी काम को जब तक कर नहीं लूंगा, हाँ। या तो मैं सोऊंगा नहीं, या उस काम को खत्म करे छोड़ूंगा, या जैसे मैंने कुछ डिसाइड कर लिया कि 6 महीने के अंदर मेरे को ये चीज मतलब पानी पानी है, उसके लिए मैं रात नहीं करूंगा। फिर मैं, और जब हम सोच रहे थे कि ये हमें करना है तो आप ये करिए ना। और आज के हम जनरेशन को देख रहे हैं, वो तो भाई साहब 10-12 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। तो अब मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले बोलता है कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, कौन बोलता है? कोई भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा लड़का बोले, अच्छा, लड़की भी बोल सकती है। और वो एक मेरे को इससे याद आया, मैंने एक रील देखी थी कि वो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ कि वो आजकल की लड़कियां क्या कहते हैं, लड़कों को प्रपोज इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो रामायण में जो सुपर खाती ना, वो एक और गई थी राम जी की बात में, तो लक्ष्मण जी ने कितना काट दी। बहुत फनी फनी मीम्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा फनी फनी मीम्स बनाते हैं कसम से, और एंजॉय भी करते हैं हम बहुत ज्यादा देखते हैं तो। अच्छा, लेकिन जो आपने ये वाली चीज बोली ना, मुझे ऐसा लगता है आज की जो जनरेशन है ना, वो हमारी, मतलब जो हमारी तो नहीं, वो मेरी जनरेशन है आजकल की और मेरे से आगे वाली, बट जो पुरानी जनरेशन का जो एकदम भरी हुई थी ना, पुरानी वाली जनरेशन रिस्ट्रिक्शन से, वो निकल के इनमें आए हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि प्रॉब्लम ना सबसे बड़ी का है इस पूरी चीज में, पहले भी और अब भी, वो है पेरेंटिंग में, परवरिश में। बोलने में बहुत मुश्किल हो सकता है कि अरे परवरिश पे कैसे सवाल उठा सकते हो, बट है, पहले इतनी ज्यादा ही कठोर परवरिश थी कि आदमी बहुत ही ज्यादा सिमटा हुआ रहता था कि अरे अगर हमने किसी लड़की से या लड़के से बात भी कर ली तो बाबूजी को पता चल गया तो मार डालेंगे। तो बहुत ज्यादा ही आदमी अपनी फीलिंग्स को अंदर रखता था। और उसके बाद में अब की जो जनरेशन है वो बागी हो चुकी है, वो क्रांतिकारी हो चुकी है कि अब तो हमें कितना भी मना करो, जो हमें करना होगा हम करेंगे, हम पता ही नहीं चलने देंगे, तुमको पता चल जाएगा, पिट लेंगे हम, फिर वही करेंगे। वो वैसी हो चुकी है। पर पेरेंट्स को ना, मेरे ख्याल से बहुत छोटा जब बच्चा होता है तभी से उसे एक दोस्त की तरीके से, जो मेरी मम्मी ने मेरे साथ किया, एक दोस्त की तरीके से उससे एक रिलेशन बनाना चाहिए। और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि बोल दिया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और जैसे ही बच्चे ने अपने मन की बात बताई सोई लगाई उसकी बेल्ट से मार, वो नहीं, सच में आप दोस्त बनिए। क्योंकि जब आप दोस्त बन जाएंगे और इतना कंफर्टेबल अपने बच्चे को अपने साथ कर लेंगे कि वो आपको हर बात बताए, हर बात, तो आपको पता होगा, आप उसको गाइड कर सकेंगे कि बेटा ये सही है और ये गलत है इस टाइम पर। वरना अगर आप इतने स्ट्रिक्ट उसके साथ हो जाएंगे कि वो आपसे डरने लगे, वो कुछ गलत उसके साथ अगर हो जाएगा या वो कुछ गलत कर देगा अपने दोस्तों के साथ, वो आपको कभी नहीं बताएगा। और वो चीज आपको सामाजिक तौर पर भी आगे बहुत शर्मसार कर सकती है। सबसे पहले धोखा कौन देता है, लड़की या लड़का? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेरे ख्याल से। ज्यादा लड़कियां देखते हैं हम। नहीं, मेरे हिसाब से, फिर तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ज्यादा उस चीज को उजागर कर देते हैं। लड़के भूल ज्यादा देते हैं कि हमको धोखा मिला है, लड़कियां वो नहीं करती जाके ड्रामे। तो इसलिए ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा करती हैं। पर मेरे हिसाब से जेंडर स्पेसिफिक है ही नहीं। मैं एक ओपन माइक में थी और वहां किसी ने बोला था कि धोखा लड़का या लड़की नहीं, हर वो इंसान धोखा देता है जिसको मौका मिलता है। बोलकर जिसको मौका मिला उसने धोखा दे दिया। हाँ, बट मेरे हिसाब से ना कई बार मिस इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं हमारी सोसाइटी में अब जाके। लेकिन मुझे ये भी लगता है, मैं ये भी कहूंगी कि इंसान की धोखा देना हमेशा चॉइस है। क्योंकि अगर आप ये भी बोल रहे हो कि आप एक रिलेशनशिप में आए, तो जिस वक्त आप रिलेशनशिप में आए, आप उसी समय सोच लो आपकी कास्ट एक है या नहीं, आपका धर्म एक है या नहीं, आपके माँ बाप लव मैरिज के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो लड़की या लड़का जैसा है आपकी फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, उसी समय सब सोच लो, तब आगे बढ़ो। ये नहीं आपने 8-10 साल किसी की जिंदगी के साथ आप रहे, उसके साथ एक दूसरे की आपको आदत पड़ गई है, आप शादी का मौका आया, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, और घर वालों के खिलाफ हम जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किया, उन्होंने हमको बड़ा किया। पर आपको फिर वो नहीं जाना चाहिए था उतना आगे, आपको ये चीज उस वक्त ही सोचनी चाहिए थी। लड़कियों के लिए भी ये है और लड़कों के लिए भी ये है, दोनों के लिए। क्या हिंदू लड़कियों के लिए
हिंदू धर्म में लड़के नहीं है क्या जो कि दूसरे धर्म में जाके नहीं शादी करती हैं, प्यार करती हैं उनसे? जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि अगर हम बात करें प्यार की और शादी की, तो शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिससे आपकी शादी हो रही है उससे आपके विचार मिले, आपकी जो लाइफस्टाइल है सामने वाले को वो एक्सेप्ट हो और उसकी आपको हो, और वो आपकी इज्जत करे, आप उसकी इज्जत करें, आप दोनों एक दूसरे के परिवार की इज्जत करें, ये सारी चीजें हो। अगर ये सारी चीजें टिक बॉक्स करती हैं तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात के हो या किस धर्म के हो। अब रही बात इस टॉपिक की कि लोग कई बार बोलते हैं कि लव जिहाद होता है, लड़कियों को बरगलाया जाता है और उनको उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो बेशक ये चीज हो रही होगी, हमने मूवीज भी देखी है, पर मेरा मानना उसमें यह है कि इसमें कमी हमारी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, और जो मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बोला कि नॉट जस्ट एजुकेटेड, रिलीजियसली एजुकेटेड। अगर कोई लड़का मुझसे आकर बोले कि तुम्हारे धर्म में तुम्हारे भगवान ने ऐसा ऐसा पर्टिकुलर किया जो कि गलत है, और अगर मेरे पास उस बात का कोई जवाब ना हो, तो मैं तो उसकी बात मानूंगी ना कि गलत है, तो मैं तो उस चीज से ब्रेन वॉश हो जाऊंगी। लेकिन अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होता बचपन से मेरे धर्म के बारे में, और मुझे पता होता कि वो जो बोल रहा है शायद उसको वैसा लगता है, पर अरे मैं तुमको समझाती हूँ, तुमको ऐसा लगता है पर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और इसके पीछे ये रीजन था और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, और मैं वो काबिलियत रखूं कि मैं अपने धर्म के बारे में अवेयरनेस फैला सकूं और सामने वाले की मिसकम्युनिकेशन दूर कर पाऊं कि भाई तुम ये गलत समझ रहे हो, हमारा धर्म ऐसा नहीं, हमारा धर्म ऐसा है, वो ऐसा बाहर से आपको लगा होगा, तो शायद मैं कभी ब्रेन वॉश नहीं होंगी, और उसके बाद अगर मैं कोई फैसला ले रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे हानि पहुंचा सकता है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली जब अरेंज मैरिज होती है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिवोर्स हो गए, या डिवोर्स तो बहुत बाद में होते हैं, वो तो बहुत मुश्किल होते हैं अरेंज मैरिज में। घर वाले ही कोशिश करते हैं डिवोर्स ना हो, लड़की के साथ अगर गलत हो रहा है, लड़का खराब निकल गया, फैमिली खराब निकल गई, और वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी, पेरेंट्स उसको समझाएंगे कि चीजें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो शायद डिवोर्स करा देंगे, अच्छी मेंटालिटी के होंगे, तो बेटा तू आ जा वापस, भाड़ में जाने दे। अभी कुछ टाइम पहले भी मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, हाँ, ढोल बजा के स्वागत किया, ढोल बजा के स्वागत किया, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सोच है और हर किसी में होनी चाहिए। पर जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम लव मैरिज कर रही हो, अब मैं यहाँ पे धर्म, दूसरा धर्म या दूसरे कास्ट की बात नहीं करूंगी, इन जनरल लव मैरिज में भी ये होता है, भले ही सेम कास्ट में हो, कि बेटा अगर तू लव मैरिज करेगी ना, तो अगर तेरे साथ कल को कुछ गलत होगा तो तू ये मत सोचना कि तेरा मायका है, आप बहुत गलत कर रहे हो उस वक्त। क्यों? वो बेटी आपकी है, अगर वो कोई गलत डिसीजन ले भी रही है, और अगर गलत कल को उसके साथ कुछ गलत हुआ, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आप उसकी शादी अपने हिसाब से कराओगे तो सब अच्छा जाएगा, तो आपका वो बच्चा, आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो? आप उसके लिए जमाने से लड़ो ना, आपको 4 लोगों की क्यों पड़ी है, आपको अपने बच्चे की खुशी क्यों नहीं दिख रही? अगर वो लड़की किसी से प्यार करती है और आपने उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मैं तो अपनी जान दे दूंगा अगर तुमने मेरी पसंद से शादी नहीं की, और उसने कर ली, तो आप सोचिए कि वो कितनी अच्छी बेटी है जो उसने आपके लिए, आपको नहीं खोना चाहती इसलिए अपना प्यार छोड़ दिया, और आप एज अ पेरेंट फेल हो गए उस दिन, क्योंकि आपने इतने सेल्फिश आप हो गए कि आपकी बेटी अंदर ही अंदर घुट रही होगी, शायद वो जिसके साथ शादी करके जाएगी उसे शायद सालों लग जाएंगे उसे अपनाने के लिए भी, उसके अंदर कितनी चीजें चल रही होंगी, और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जब इन केसेस में लड़की सुसाइड भी कर लेती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर वहाँ होता है पर मन व्यक्ति वहाँ होता है, तो ये तो चीटिंग हुई ना। अब उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद, जिससे वो करना चाहती थी शादी उसकी भी जिंदगी बर्बाद, और जिससे शादी हुई है उसकी जिंदगी भी बर्बाद। आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को बोलना चाहिए कि आप चाहते हो कि मैं इससे शादी ना करूं, आप मेरे माँ बाप हो, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आपकी खुशी के खिलाफ मैं नहीं करूंगी, पर आप मुझे फोर्स मत करो कि मैं किसी और से करूं। वो ये स्टैंड लिए ना, और पेरेंट्स भी ये चीज समझे, आप किसी और की जिंदगी क्यों अपनी बेटी से जबरदस्ती शादी करवा के खराब करा रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि जिससे वो प्यार करती है आप नहीं करवाना चाहते, आप बोल दो बेटा तुम शादी ही मत करो, हम रखेंगे तुमको पूरी जिंदगी। पर नहीं, फिर वही चीज आ जाती है कि तुमको तो दूसरे घर जाना है, पराया धन, परंपरा,
परंपरा बहुत खराब चीज है मेरे ख्याल से। जब आप अकेले होते हो जी। तो कैसा फील करते हो, और जब आप भीड़ में होते हो तो क्या फील करते हो? मैं जब अकेले होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में हजारों थॉट्स एक साथ आते हैं। मैं ये भी कर लूं, अरे यार मुझे वो करना था मैं नहीं कर पा रही हूँ, कैसे कर सकती हूँ, जो दिमाग में आ गया उसी पे एकदम से लग गए, अब ये करना है वो करना है, हजारों चीज चलती हैं। और जब मैं भीड़ में होती हूँ ना तो मेरा दिमाग जीरो हो जाता है। अगर मैं किसी के साथ, जैसे आपके साथ बैठी हूँ बात कर रही हूँ, दिमाग चल रहा है, दोस्तों के साथ बैठी हूँ, फैमिली के साथ बैठी हूँ, पर अगर मैं मार्केट में निकल गई, आप जीरो थॉट्स हैं, कोई विचार नहीं हो तुम्हें? कोई विचार नहीं है, शून्य है। इसलिए मोस्टली मैं गाने सुनती हूँ जिससे मेरा ध्यान कहीं तो जाए और मैं रहूं उस समय में, वरना बिना गानों के कई बार मेरा एक्सीडेंट होते बचा है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खो जाती हूँ और विचार जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता। अब मैं सोचने की कोशिश करूँ ना मैं कहाँ खोई हुई थी, मुझे याद ही नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। ओवर थिंकिंग। और कई बार मैं पर्पसली मार्केट में निकलती हूँ ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि हमें थिएटर में एक एक्सरसाइज बताई गई है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे बैठे हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सांस लेते हैं, जिससे कि आपको कोई कैरेक्टर प्ले करना हो आप उठा सको। तो वो मैं पर्पसली मुझे करने निकलना पड़ता है, क्योंकि जब मैं निकल रही हूँ रास्ते में, हो सकता है मेरे जानने वाला कोई रास्ते में है, वो बोले कि अरे तुमने तो हमको देखा ही नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा दिमाग का सबकॉन्शियस है जो मुझे बस गाड़ी चलवा रहा है कि हाँ यहाँ मुड़ना है और यहाँ मुड़ना है, वो पता भी नहीं चलता मैं कब पहुंच जाती हूँ लोकेशन पे। बोलो खोलो। दिव्यता जी मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपकी वीडियो देखी इंस्टा पे, और क्या कहते हैं, आपने गड्ढों की बात करनी थी तो आपने मंदिर भी लिया और मजार भी लिया, इसका क्या कारण था? क्या उससे फोकस लगा कि लोग इस पर ज्यादा देखेंगे इसको? जी बिल्कुल। ये मुझसे कमेंट में भी बहुत सवाल किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति की नियति रही है पब्लिक को सेंसिटिव मुद्दे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई, सेंसिटिव मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित करके रियल मुद्दों से उनका ध्यान हटाना। अब मैं चाहती हूँ कि उन्हीं सेंसिटिव मुद्दों का यूज करके उन मुद्दों पे मैं लोगों का ध्यान लेकर जाऊं, और मैंने ये राजनीति से ही सीखा है और रोज सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ पॉलिटिक्स ऊनो रिवर्स करना, और मैं ये आगे करती रहूंगी। मैं वो सेंसिटिव मुद्दे ही उठाऊंगी जिससे लोगों का ध्यान जाए, और फिर उनको याद दिलाऊंगी कि भाई ये तुम्हारा हक है, इसके लिए लड़ो, इसके लिए बोलो, वरना ये कभी नहीं होगा। आप मानेंगे नहीं, मैं 3rd क्लास में थी तब एक मूवी आई थी पहला एक्शन रिप्ले, उसका गाना था जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा। वो गाना बहुत सुनती थी मैं, तो मैंने उसी की, उसमें बोलते ना पैरोडी टाइप का, तो उस गाने की धुन पे एक कुछ लिख दिया था कि जोर का झटका हाय जोरों से लगा गड्ढे बन गए उम्र कैद की सजा, ऐसे करके पूरी बहुत लंबी चौड़ी पोएट्री लिखी थी जो दैनिक जागरण में छपी थी उस टाइम में 3rd क्लास में। तो आप सोचिए गड्ढों की समस्या जब मैं 3rd में थी वो आज तक है, और वो आज तक है, और लोग कैसे कह रहे हैं कि आगरा स्मार्ट सिटी है। कैसे बन सकता है आगरा स्मार्ट सिटी? मेरे ख्याल से आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो एकदम से पब्लिक की नोटिस में आए, जैसे मेट्रो का काम। इंसान को तुरंत से दिखेगा कि अरे आगरा में तो मेट्रो है, क्यों नहीं है स्मार्ट सिटी। और जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उनको इग्नोर किया जा रहा है। नॉर्मल चलने के लिए रोड ही नहीं है अच्छी। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप पॉश इलाके जो है आप वहां जाइए, जो आगरा कैंट का रेलवे स्टेशन है उसका रास्ता, ताजमहल के लिए जब आप जाएंगे 4 गेट से आप ट्राई करिए, उसके आसपास का रास्ता, कमला नगर, चर्च रोड, जितनी भी बड़े बड़े पॉश इलाकों में जो आते हैं कि न्यू आगरा, आपको इतने गड्ढे मिलेंगे ना हर रोड पर, इतने खराब रोड है, पता नहीं कब बनेगी। कहाँ जा रहा है रोड टैक्स? नहीं बनते तो कागजों बन जाते हैं, कागजों में बन जाते हैं, या फिर ऐसे बनते हैं कि अब एक वीडियो मेरा आने वाला है, लेकिन मैं अभी से अब वो फिर से चीज बता रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट के लिए बचा के रखूं। ये चीजें कंटेंट के लिए है ही नहीं, ये वीडियोस में सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ। एक दिल्ली का कंटेंट क्रिएटर है दिल्ली आला करके, वो फनी वीडियोस बनाता है, कॉमेडी, जिसमें वो दिल्ली के मुद्दे उठाता है अपने आसपास के, खराब पानी आ रहा है तो, और उसपे, और मजाक में रोस्ट करते करते फन वे में। और गवर्नमेंट वहां पे उसकी वीडियोस के बाद में जेन्युइनली काम कर रही है, क्योंकि वो फिर दिखा रहा है कि हमने देखो ये वीडियो बनाई थी, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमने शौचालय के ऊपर बनाई थी वीडियो, अब ये हो गया है।
तो जब वो कर सकता है तो मैं कह रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी बाकी आगरा के क्रिएटर्स ने मुझे इस वीडियो के बाद मैसेज किया, मैंने सबसे बोला कि भाई तुम भी बोलो, सब बोलो, क्या पता हमारे वीडियो बनाने से रोड बन जाए, तो हमें ढंग की रोड मिल जाए चलने के लिए। सही बात है। पहुंचेगी वो बात ऊपर तक तो बिल्कुल बनेगी मेरे ख्याल से। जब मैंने मजार वाली वीडियो डाली थी कि आपको ये ऐसा साबित कर देंगे कि आप एंटी हिंदू हो, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या सोचता है, मुझे पता है मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। कमेंट सेक्शन में भी ये वाली चीज मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं रोड की ही बात कर रही हूँ, शुरुआत का टॉपिक वो खींचने के लिए आपका ध्यान, बात गड्ढों की ही हो रही है, पर लोग घूम फिर के फिर भी जो उस बारे में बात नहीं करना चाहते, जो डिफेंसिव हो जाते हैं लेके कि नहीं हमारा तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है, अंधभक्ति मुझे पसंद नहीं है। हम सरकार चुनकर लाए, हमारी सरकार है, हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। हमने भगवान थोड़ी बिठाए हैं मंदिर में जो हम उनकी सब बात की सराहना करेंगे। अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम ही तो बोलते हैं कि अरे ये काम सरकार ने बहुत अच्छा किया है, तो अगर कुछ खराब होगा तो हम ही तो बोलेंगे, और कौन बोलेगा। हम ही तो चुनकर लाए हैं, ये मेरा मानना है। लोग अभी भी उन्हीं टॉपिक्स को खरीद रहे हैं, गड्ढों से डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, पर मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ और उनका ध्यान गड्ढों पे लेकर आ रही हूँ। बिल्कुल, आप ऐसे संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपने इतनी अच्छी चर्चा की है और बहुत अच्छा सब पे हमने बात की इस पॉडकास्ट में। जिन्होंने देखा इस पॉडकास्ट को उनको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा, और इस पॉडकास्ट को आगे भी शेयर करें, पॉडकास्ट से वो सीखेंगे जी। तो इस समय जो यूथ आपको सुन रहा है, देख रहा है, आपकी जो वाणी को उन्होंने महसूस किया, जी। आपकी भाषा को उन्होंने गहराई से समझा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है, सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, आसपास में जिन लोगों से बात करते हो उनसे बात करके सही किसी ना किसी तरीके से आवाज उठाइए। अगर आप एक लड़की हैं, कोशिश करिए आगे बढ़ने की, अपना रास्ता आप बनाने की कोशिश करिए, रास्ता बनेगा। ये वो टाइम है जो बदल रहा है, आप ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबके लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कि आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म को पढ़िए, समझिए और उसमें से सिर्फ वो गुण अपनाइए जो अमन, शांति, पीस को बढ़ावा देते हैं, जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और जो आपके धर्मगुरु पॉजिटिव बातें कर रहे हैं उनको फॉलो करिए और खुश रहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। महाकाल की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार हैं, जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। महाकाल तो महाकाल है, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोग नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव शंभो। देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप जैसे प्रतिभा हमारे पॉडकास्ट में आते रहें और इस मंच को और चार चांद लगते रहें, लोगों को अच्छी बातें मिलें जिससे कुछ लोग सीखें, ना कि किसी से इसको अहित पहुंचे किसी से। बस यही मोटिव है इसका। फंटास्टिको टॉक्स में आने के लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे।